धर्मेंद्र की मूवी गजब आपने देखी होगी। इस मूवी में धर्मेंद्र के जुड़वा भाई का कत्ल हो जाता है। उसकी आत्मा अपने भाई को शहर में तलाश कर लेती है और आखिर में उसकी रूह अपने भाई के जिस्म में घुस जाती है और दोनों मिलकर विलन का दी एंड कर देते हैं। ये तो थी फिल्म की कहानी। अब जरा रियल लाइफ की तरफ आ जाएं। क्या होगा अगर आपकी बेटी या आपका बेटा एक दिन आपकी आंखों में देखकर कहे आप मेरी असल मां नहीं हैं, और वो जिद ना करे बल्कि तफसील बताए, ऐसी तफसील जो आपने कभी उसे बताई भी ना हो। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, आइए हम आपको समझाते हैं। साल है 1926। दिल्ली का एक इलाका, एक आम सा घर, एक आम सा खानदान और एक आम सी बच्ची। नाम है शांति देवी, लेकिन मसला यह था वो खुद को शांति देवी नहीं समझती थी। शांति सिर्फ 3 साल की थी जब उसने अपनी माँ को माँ कहना छोड़ दिया। वो उसे चच्ची कहने लगी। पहले सब ने हंसी में उड़ा दिया, बच्चों की आदत होती है, मगर फिर उसने अगला जुमला कहा जिसने घर की हवा बदल दी। उसने कहा ये मेरा घर नहीं है। और सबसे अजीब बात, वो कहती थी कि वो शादीशुदा है। घर वालों ने डांटा, समझाया भी, मगर उसकी यादें और बातें नहीं बदली। एक दिन उसकी माँ ने उसे रोटी बनाते हुए देखा। नहीं, खेल में नहीं, सही तरीके से, बिल्कुल वैसे जैसे एक समझदार औरत बनाती है। इस उम्र का बच्चा चूल्हे से डरता है। ये बच्ची ऐसे काम कर रही थी जैसे वो पहले 1000 बार कर चुकी हो। उस रात उसके बाप ने उससे पूछा, अच्छा बताओ तुम कहाँ की हो? शांति ने फौरन जवाब दिया, मिथरा। और ये पहला मौका था जब इस शहर का नाम घर में पहली बार बोला गया। मिथरा दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर था। कई हफ्तों तक खानदान ने किसी को कुछ नहीं बताया। बदनामी का डर था, मगर बच्ची रोज एक नई तफसील बताती रही। घर के सामने कुआं, जर्द दरवाजा, शौहर की आदतें और मरने से पहले की तकलीफ। यहाँ तक कि उसने अपनी मौत का मंजर बयान किया। मैं बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन बाद मर गई थी। एक 4 साल की बच्ची मौत की तकलीफ डिस्क्राइब कर रही थी। शांति देवी ने 8 या 9 साल की उम्र तक अपने शौहर का नाम कभी नहीं बताया। हिंदुस्तान में ये रवाज है कि बीवियां अपने शौहरों का नाम नहीं लेती। खास तौर पर पूछने पर भी वो शर्माते हुए कहती कि अगर वहीं ले जाया जाए तो वो उसे पहचान लेगी, लेकिन उसका नाम नहीं बताएगी। एक दिन एक दूर के रिश्तेदार बाबू बिशन चंद, जो दिल्ली के रामजास हाई स्कूल दरियागंज में उस्ताद थे, उन्होंने शांति देवी से कहा कि अगर वो उसे अपने शौहर का नाम बता दे तो वो उसे मिथरा ले जाएगा। इस ऑफर पर शांति ने उसके कान में अपने पति का नाम पंडित केदारनाथ चौबे बताया। बिशन चंद ने पंडित केदारनाथ चौबे को एक खत लिखा जिसमें शांति देवी के तमाम बातें डिटेल से लिखी और उससे दिल्ली आने की दरख्वास्त की। कई हफ्ते गुजर गए, फिर जवाब आया। मिथरा में वाकई एक शख्स था जिसका नाम केदारनाथ था और जिसकी बीवी 1925 में बच्चे की पैदाइश के कुछ दिन बाद मर गई थी और उसका नाम था लुगड़ी देवी। केदारनाथ 12 नवंबर 1935 को लुगड़ी के बेटे नोनेत लाल और अपनी दूसरी बीवी के साथ दिल्ली आया। जब केदारनाथ शांति देवी के घर पहुंचा तो शांति देवी को चकमा देने के लिए बताया गया कि केदारनाथ के भाई आए हैं। अब वक्त था शांति देवी का झूठ पकड़ने और असल हकीकत सामने आने की। शांति देवी ने जब उसे देखा तो पहले वो शर्माई और फिर एक तरफ खड़ी हो गई। किसी ने पूछा कि वो अपने शौहर के बड़े भाई के सामने क्यों शर्मा रही है। शांति ने धीमी लेकिन मैच्योर स्टाइल में कहा, नहीं, ये मेरे पति के भाई नहीं हैं, ये खुद मेरे शौहर हैं। फिर उसने अपनी माँ से कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि वो गोरे हैं और उनके कान के पास बाएं गाल पर तिल है। फिर उसने अपनी माँ से कहा कि वो मेहमानों के लिए खाना तैयार करे। जब माँ ने पूछा कि क्या तैयार करे तो उसने कहा कि उसे भरे हुए आलू के पराठे और कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है। केदारनाथ दंग रह गए क्योंकि ये उनकी पसंदीदा डिशें थीं। रात के खाने के बाद शांति ने केदारनाथ से उसकी दूसरी बीवी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुमने इससे शादी क्यों की? क्या हमने फैसला नहीं किया था कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? केदारनाथ के पास कोई जवाब नहीं था। दिल्ली में रहने के दौरान केदारनाथ ने शांति देवी के रवैये को कई तरह से लुगड़ी जैसा पाया। रात को सोने से पहले उसने उससे अकेले में बात करने की इजाज़त मांगी
और बाद में कहा कि वो पूरी तरह कायल हो गया है कि शांति देवी उसकी बीवी लुगड़ी बाई है, क्योंकि उसने बहुत सी ऐसी बातें बताई थी जो लुगड़ी के अलावा कोई नहीं जान सकता था। यहाँ से कहानी और ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि अब पहली बार यादों की तस्दीक होने वाली थी और इस मामले की खबर पहुँचने वाली थी एक ऐसे शख्स तक जो खुद सच्चाई को परखने वाला था, महात्मा गांधी। जब शांति देवी की खबर पूरे शुमाली हिंदुस्तान में फैल गई तो लोग इसे करामत भी कहने लगे और धोखा भी। इसलिए महात्मा गांधी ने फैसला किया कि ना इसे मजहबी मौजज़ा कहा जाएगा और ना फ्रॉड, बल्कि छानबीन होगी, और उन्होंने एक कमेटी बनाने का फैसला किया। 1935 में 15 लोगों की एक कमेटी बनाई गई जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग शामिल थे, पॉलिटिशियन, लॉयर, टीचर, सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स। मकसद था कोई एक अकीदे वाला शख्स फैसला ना करे। कमेटी ने डिसाइड किया कि अगर ये सब सच है तो उसे वहां ले जाया जाए, मगर एक मसला था, अगर पहले से बता दिया जाता तो वो सुनकर रिपीट कर सकती थी। इसलिए फैसला हुआ उसे बगैर बताए मिथरा ले जाया जाएगा। सफर शुरू होता है 24 नवंबर 1935। दिल्ली रेलवे स्टेशन। छोटी सी शांति पहली दफा इतनी दूर जा रही थी, मगर अजीब बात थी, वो परेशान नहीं थी, वो बेचैन थी, ऐसे जैसे कोई अपने घर वापस जा रहा हो। जैसे ही ट्रेन मिथरा के करीब पहुंची वो खुशी से चहक उठी और कहने लगी कि जब तक वो मिथरा पहुंचेंगे द्वारकाधीश मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। उसके अल्फाज बिल्कुल ऐसे थे, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, जो मिथरा में ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मिथरा पहुंचने पर पहला वाक़या जो कमेटी की तवज्जो का मरकज़ बना वो प्लेटफॉर्म पर ही पेश आया। शांति LS भांडो की गोद में थी। वो बामुश्किल 15 कदम ही गए होंगे कि एक बूढ़ा शख्स मिथरा का मखसूस लिबास पहने, जिसे वो पहले कभी नहीं मिली थी, उसके सामने आया। उससे पूछा कि क्या वो उसे पहचान सकती है। उसकी मौजूदगी का उस पर इतना असर हुआ कि वो फौरन मिस्टर भांडो की गोद से उतरकर उस अजनबी के पांव छूकर गहरी अकीदत से एक तरफ खड़ी हो गई। पूछने पर उसने LS भांडो के कान में बताया कि वो शख्स उसका जेठ यानी उसके शौहर का बड़ा भाई है। वो शख्स बाबू राम चौबे था, जो वाकई केदारनाथ चौबे के बड़े भाई थे। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचे वो टांगे से उतरी और हुजूम में एक बुजुर्ग को देखा। शांति ने फौरन उन्हें प्रणाम किया और दूसरों को बताया कि वो उसका ससुर है, और वाकई ऐसा ही था। उसका इम्तिहान ये पूछकर लिया गया कि झाजरों यानी वॉशरूम कहाँ है, और उसने बता दिया कि वो कहाँ है। उससे पूछा गया कि कटोरा किसे कहते हैं। उसने सही तौर पर कहा कि इसका मतलब पराठा है। ये दोनों अल्फाज सिर्फ मिथरा के चौबे खानदान में ही बोले जाते हैं और कोई बाहरी शख्स आम तौर पर उन्हें नहीं जानता। शांति ने फिर अपने दूसरे घर ले जाने को कहा, जहां वो कई साल केदारनाथ के साथ रही थी। उसने बगैर किसी मुश्किल के ड्राइवर को वहां तक पहुंचा दिया। कमेटी के एक रुकन पंडित नकी राम शर्मा ने उससे उसके कुएं के बारे में पूछा, जिसका उसने दिल्ली में जिक्र किया था। वो एक तरफ भागी, लेकिन वहां कुआं ना पाकर वो उलझन में पड़ गई। फिर भी उसने कुछ यकीन से कहा कि वहां एक कुआं था। केदारनाथ ने उस जगह से एक पत्थर हटाया और उन्हें एक कुआं मिल गया। फिर उसे उसके वालिदैन के घर ले जाया गया, जहां पहले उसने अपनी खाला को अपनी माँ समझ लिया, लेकिन जल्द ही अपनी गलती दुरुस्त कर ली और वो उसकी गोद में जाकर बैठ गई। उसने अपने वालिद को भी पहचान लिया। माँ और बेटी की मुलाकात में दोनों खूब रोए। ये एक ऐसा मंजर था जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स को मुतासिर किया। अब मसला उल्टा हो गया। पहले सवाल था क्या बच्ची झूठ बोल रही है, अब सवाल था ये मुमकिन कैसे है। कमेटी ने महीनों तहकीक की, दर्जनों सवालात, दर्जनों गवाह, बार बार इम्तिहान, और नतीजा वो मालूमात दे रही थी जो सिर्फ एक मरने वाली औरत जान सकती थी। कमेटी ने एक 26 सफ़ाती बुकलेट जारी की जिसमें कहा गया कि शांति ने वही चीज़ें बताईं जो सिर्फ लुगड़ी देवी जानती थी। जब उसे मिथरा ले जाया गया उसने दिखाए थे जगहें जिनका पहले जिक्र किया था और वो लोग जिनके नाम वो पहले से जानती थी। तकरीबन तमाम बयानात की तस्दीक हो गई। कमेटी ने फैसला दिया कि उसे शांति को लुगड़ी समझा जाए, यानी वो उसकी पिछली जिंदगी की यादें बता रही थीं। ये रिपोर्ट 1936 में शाया हुई
और आज तक इसे दुनिया का सबसे डॉक्यूमेंटेड रीइंकार्नेशन इन्वेस्टिगेशन केस माना जाता है, ना सिर्फ मजहबी या रूहानी हलकों में बल्कि कुछ साइंसी हलकों में भी। मगर यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सबसे अजीब बात इसके बाद हुई जब उससे कहा गया अब तुम अपने शौहर के साथ रह सकती हो। उसने इनकार कर दिया। आखिर क्यों? अगर वो वाकई वही औरत थी तो वो अपने घर क्यों नहीं रही? ये वो सवाल था जिसने इस केस को और पुरस्कार बना दिया। मित्रा के इस घर में सब उसे रोकना चाहते थे। केदारनाथ की माँ रोती रही, शौहर खामोश रहा, क्योंकि अगर ये वाकई लुगड़ी देवी थी तो वो वापस अपने घर आ गई थी। मगर शांति ने कहा मेरा घर अब वो नहीं रहा। लोग समझे शायद बच्ची डर गई है। उसे कहा गया तुम अपने शौहर के साथ रह सकती हो। वो फौरन पीछे हट गई। उसके चेहरे पर वो शर्मिंदगी थी जो एक शादीशुदा औरत को होती है, लेकिन उसके अल्फाज मुख्तलिफ थे। वो मेरा पिछला घर था, ये मेरा मौजूदा घर है। ये जुमला अहम था, क्योंकि अगर ये सिर्फ यादें होती तो वो उनके साथ रहना चाहती, मगर उसने एक हद खींच दी, जैसे उसका दिमाग दो जिंदगियां अलग अलग रख रहा हो। क्या वो कंफ्यूज थी? तहकीक करने वालों ने महीनों उसका मुशाहिदा किया। वो दोनों खानदानों को पहचानती थी, मगर किसी को मिक्स नहीं करती थी। वो अपने पिछले बेटे को प्यार करती, मगर माँ बनने का दावा नहीं करती थी। यानी यादें थी, शनाख्त नहीं। यही वो नुक्ता था जिसने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया, क्योंकि आम झूठ में इंसान किरदार अदा करता है, मगर यहाँ किरदार नहीं था बल्कि सही इंफॉर्मेशंस थी। शांति ने उम्र भर शादी नहीं की। वो कहती थी एक जिंदगी काफ़ी होती है, और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी पहली जिंदगी को याद करना छोड़ दिया, जैसे दिमाग ने फैसला किया हो अब तुम यही हो। शांति देवी का केस आज भी एक मुअम्मा है। कुछ लोग इसे पिछले जन्म की वाज़ेह मिसाल समझते हैं, कुछ इसे इंसानी दिमाग की ऐसी सलाहियत करार देते हैं जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए। हिंदू फ़लसफ़े में जन्म और मरण का चक्कर एक कदीम अक़ीदा है, और ऐसे वाक़यात वहाँ एक रूहानी तसलसल का हिस्सा समझे जाते हैं। मगर दूसरे रिलीजन्स में इंसान को ज़िंदगी एक ही बार दी जाती है और मौत के बाद एक अलग मरहला शुरू होता है। इसलिए ऐसे वाक़यात को आम तौर पर इम्तिहान, नफ्सियाती कैफियत या पैरानॉर्मल दुनिया के किसी पहलू से जोड़ा जाता है। मगर एक बात दोनों में एक जैसी है, इंसान को अपनी मौजूदा ज़िंदगी की जिम्मेदारी दी गई है, चाहे यादें हों या ना हों। असल इम्तिहान यही ज़िंदगी है। शांति देवी की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि पिछला जन्म है या नहीं, बल्कि ये सिखाती है कि इंसान की हकीकत हमारी समझ से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, और कभी कभी सवाल का ज़िंदा रहना जवाब मिल जाने से ज़्यादा अहम होता है।